मनीष साहब, ये सियासत जो है वो सैलाब हो या तूफान हो उसके ऊपर भी हावी हो जाती है। तो हम रियल इश्यूज जो हैं उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते, और गवर्नमेंट, सियासतदान और फिर मीडिया, हम सब लोग संजीदा क्यों नहीं होते इन चीजों पे? तो साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात यह जॉय साहब, एक तो हमारा डीएनए कुछ इस तरह का है और एक हमारी रियासत का यानी पाकिस्तान का भी डीएनए इस किस्म का है। और फिर जहां जिस तरह से पिछले 75 सालों में सियासत हुई, जो सियासत के साथ हुआ और जिस सियासत की वजह से मुल्क के साथ हुआ या ताकतवर लोगों की वजह से मुल्क के साथ हुआ, तो फिर मुल्क का एक डीएनए ऐसे ही बन गया, मुल्क का कल्चर ऐसे ही बन गया कि ये नेशनल कैलेमिटी ये तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो आम मामलात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मफाद से है या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से है, जो पॉलिसी किसी भी हुकूमत की हो, अगर वो अच्छी है तो उसका तसलसल होना चाहिए। यहाँ हम उस पर आज तक कंसेंसस नहीं डेवलप कर चुके, नहीं कर सके कि अगर किसी हुकूमत की पॉलिसी अच्छी थी और वो मुल्क के हक में बेहतर थी तो उसको चलते रहने देना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट अच्छा था तो उसको चलते रहने देना चाहिए। यहाँ तो आप बात कर रहे हैं नेशनल कैलेमिटी की। मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी हमारी सियासत के अंदर इतनी मेच्योरिटी है कि हम बाय पार्टिजनशिप डेवलप करें अपनी सियासत के अंदर। पिछले साल जिस तूफान की और जिस सैलाब की तबाहकारियों की आप जिक्र फरमा रहे हैं, उस वक्त एक जोड़ तोड़ थी हुकूमत की, एक रस्साकशी थी। इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए शायद लगे हुए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इतना मच्योर कर पाए हैं विद अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमारी सियासत इन चीजों से बालातर हो जाए या हम नेशनल कैलेमिटीज की तरफ भी यक ज़बान होकर बात करें। और अगर जरा रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने मैं पेश करने की जसारत करूं, तो ये तो वो तूफान है जो कि आ रहा है और एक वो साइक्लोन है जिसकी प्रेडिक्शन आ चुकी है। एक सेल्फ जनरेटेड साइक्लोन भी था जो हमने खुद जनरेट किया। वो तूफान बदतमीजी की शक्ल भी उसने इख्तियार की, फिर तूफान तबाहकारी की शक्ल उसने इख्तियार की, फिर तूफान दहशतगर्दी की शक्ल उसने इख्तियार की जो 9 मई को हुआ। तो फिर एक ऐसा काम था जो कि हमने माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं मनीषा, लेकिन देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना उसकी पोजीशन देख लें आपके, रोज बरोज हम मेल्ट डाउन हो रहे हैं, लेकिन कम से कम वो चीजें जो हमारी इकोनॉमी को मजीद हिट कर सकती हैं उनके लिए तो हमें सीरियस होना चाहिए। तूफान अगर आ गया तो खुदा ना खासा ये जो हमारी इकोनॉमी है ये भी इसको वो टोटल ब्रेक हो जाएगी। तो हमें इन चीजों को ज्यादा संजीदा लेना चाहिए। करना तो बहुत कुछ चाहिए जॉय साहब। मैं बहसियत एक पाकिस्तानी, हम सब राज बलोच साहिबा, सेनेटर साहब, हम सब बतौर पाकिस्तानी हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें ये मामलात इसी तरह देखने चाहिए और मुल्क के अंदर जो हुकूमत है उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन बसद एहतराम हम ये सारी गुफ्तगू फैंसी डाइनिंग टेबल्स या फैंसी ड्राइंग रूम्स या टॉक शोज की जीनत भी बनती है। ये बात जब प्रैक्टिकल मामलात तक मामलात या बात जाती है तो फिर वहां प्रायोरिटीज कुछ और होती है। देखिए आज प्रायोरिटी क्या है? आज प्रायोरिटी ये है कि एक प्रोजेक्ट बना, एक प्रोजेक्ट हुआ, फिर बदकिस्मती के साथ लोग कहते हैं कि आप ये बात क्यों करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि वो रोग हो गया। जैसे एसेट रोग होते हैं ना, किसी एजेंसी के टर्न कर जाते हैं तो कहते हैं रोग एलिमेंट है। इसी तरह सियासी प्रोडक्ट्स भी रोग हो जाते हैं। फिर जब वो रोग टर्न होते हैं फिर वो बैक फायर करते हैं। जब वो बैक फायर करते हैं तो जो उनके बेनिफेक्टर होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, वो उन पर बैक फायर करते हैं। तो बसद एहतराम उन्होंने बैक फायर किया। आज हमें तकलीफ इस बात की है कि हमारे मुल्क की जो मुल्की अमलाक है, फौजी तंजीबात है, उन पर हमला हो रहा है। लेकिन बसद एहतराम अगर हम इसका इदराक पहले कर लेते और ये तूफान बदतमीजी जब शुरू हुआ था इसको उसी वक्त रोकते, 2014 में रोकते, फिर 2016 के अंदर जो तूफान बदतमीजी थी उसको रोकते, तो शायद आज हालात यहां ना पहुंचते। आज जो हो रहा है यकीनी तौर पर मैं कह रहा हूं ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाहिर बात है वो इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इस वक्त पूरी रियासत का ताल्लुक जो है या फोकस है वो उसी चीज के ऊपर है। जो अंदर तूफान है वो ज्यादा खौफनाक है कराची के तूफान से उसके मुकाबले में। लेकिन ये कहा जाता है ना जब किसी जगह आग लग जाती है मनीष साहब, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि बंदा ये सोचे कि कभी मेरे तक नहीं पहुंचेगी। या किसी जगह आप अगर 10, 15, 20, 50 सांप पाल रहे हो और आप ये तस्वर कर लें कि ये कभी हमें नहीं डसेंगे, तो ये बड़ी हमाकत होती है। और हम पिछले 70 सालों से 75 सालों से यही कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये हमारी बदकिस्मती है। अफरान साहब ये फरमाइए, पीडीएम के अंदर या सियासी जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद है, उसके अंदर कुछ दरारें आ रही हैं, कोई 3 मेजर इशूज हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब आपसे नाराज हैं। एक तो वो इलेक्शन डिले करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं वक्त पे होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का केस जो है उसे आप स्पेशल कोर्ट में ना भेजें क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, कल हम भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, हमारे केस भी वहां पे जाएंगे, तो ये रवायत नहीं होनी चाहिए। और तीसरा ये कि अभी आपने चेयरमैन नादरा को उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है, तो मुझे लगता है कि आप अक्सर पीपल्स पार्टी को धकेल रहे हैं साइड पे।
नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि हम उन्हें धकेल रहे हैं, हमारे कोएलिशन पार्टनर हैं और बहुत जो है वो काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, और हमारा एक बड़ा पुराना है, कहते हैं एक राइवलरी ज़रूर है हमारी, और आगे भी मुझे लग रहा है कि दोबारा जो है वो इलेक्शन हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम आसिफ अली जरदारी साहब के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें, और जो कुछ हम कर सकते होंगे हम उसमें करेंगे। वैसे तो 2 महीने की हुकूमत रहेगी। चेयरमैन नादरा का जो इस्तीफा कबूल कर लिया उस पर आपने आखिरी कील ठोंक दी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है। फरतुल्लाह बाबर साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये खौफनाक नुकसान है जिसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती। तो चेयरमैन नादरा तो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपॉइंट किया था, आपने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया और फिर उन्हें आपने फ्लाइट से उतार भी लिया, उन्हें बाहर भी नहीं जाने दिया। देखिए वो तो उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चल रही हैं, तो वो उससे रिलेटेड अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाएंगी इन्वेस्टिगेशंस, और अगर पीपल्स पार्टी को उस पर जो है वो कोई कंसर्न है तो अगला जो है उसके ऊपर अगर वो कोई बंदा नॉमिनेट करते हैं तो उसको मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा अच्छी तरह देख लेंगे। जहाँ तक आपने बात की इलेक्शन डिले कराने की, देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान का ट्रेडिशन भी रहा है पिछले 20-30 साल से, वो ये है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होते हैं। कभी भी कोई इलेक्शन डिले नहीं हुआ सिवाय जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो है वो असैसिनेशन हुई। तो अभी कोई सच हम एट मोस्ट इसको नवंबर तक ही खींच सकते हैं, अगर इलेक्शन को खींचे भी, उससे आगे तो आगे नहीं जाएंगे। आपको मुल्क में मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा या आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, वो हम करना नहीं चाहते। तीसरी आपने कौन सी बात की है? ये कि इमरान खान साहब जो सारी चेयरमैन पीछे उनके बारे में आपने ख्याल किया है? आपका ख्याल ये है देखिए वो तो कि उनका ट्रायल स्पेशल कोर्ट में नहीं चलना चाहिए? देखिए ये अगर उनकी कंसर्न है तो ये बड़ी वैलिड है, और इसको मेरा ख्याल है कि कैबिनेट में उनको रेस करना चाहिए, ठीक है, और उनके जो है नुमाइंदे उसको रेस करें। साहबा, एक तो ये बताइएगा कि आपके बहुत ज्यादा डिस्टेंस मुझे लगता है कि पैदा होते चले जा रहे हैं। दूसरा, इलेक्शन के ऊपर कम अज कम आसिफ अली जरदारी साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वजह ये कि आप जमहूरी पार्टी हैं, और एक जमहूरी पार्टी और इतनी पुरानी जमहूरी पार्टी अगर ये कहे कि जी इलेक्शन तो उस वक्त होंगे जब मैं कहूंगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई जमहूरी किस्म का बयान है। देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जरदारी साहब के बयान को किस तनासुर से लिया जा रहा है, क्योंकि नहीं मैं आपको ये बता दूं इसको सीरियस ना लिया जाए। नहीं मैं आपको ये कह रही हूँ कि जरदारी साहब बिल्कुल जो बात करते हैं बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही अहमियत के हामिल होती है उनकी बात। पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे यकीन करती है, आईने पाकिस्तान बनाने वाली जमात है, और जरदारी साहब ने जिस कदर खुद सदर मुमलिकत होके इख्तियारात इस पार्लियामेंट को दिए, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जरदारी साहब किस कदर जमहूरियत के हामिल इंसान है और पार्लियामेंट को कितना अहमियत देते हैं। बयान को जैसा मौलाना कह रहे हैं संजीदा ना लिया करें। नहीं, मैं आपको कह रही, उन्होंने जो बयान दिया, उनके बयान का मकसद वो जो चाहते हैं वो आइन के ही पैराए में रहकर वो कहा है कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं चाहूंगा, और वो हमेशा आइन की पासदारी ना उन्होंने पीडीएम का नाम लिया, ना उन्होंने पार्लियामेंट का नाम लिया, ना गवर्नमेंट का नाम लिया, ना किसी और का नाम लिया। मैं इतना जानती हूँ, और जो लोग जानते हैं पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप को अच्छे तरीके से, उनको पता है कि जरदारी साहब जो है वो आइन के ऊपर अमल दरामद चाहते हैं, और आइन पे अमल दरामद चाहने वाला शख्स जो है वो यही चाहेगा कि इलेक्शंस पर वक्त हो। तो इसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया, और वो तो हमेशा यही चाहेंगे जरदारी साहब रिवर्स कर लें या क्यों करें। जरदारी साहब चाहते, जाहिर बात है वो यही चाहेंगे, बात भी हो सकती है, वो यही चाहेंगे कि मुकर्ररा मुद्दत पे जो है इंतखाबात हों। और आपको पता है कि जरदारी साहब जो है वो अभी हमारे पास जो सियासी इस वक्त जो तमाम सियासी सीनियर लीडरशिप जब बैठती है तो उसमें उनको एक बहुत ही ज़्यादा सीजन्ड पॉलिटिशियन के तौर पे लिया जाता है, उनकी कुर्बानियों को देख के, उनकी सेक्रीफाइसेस को देखकर, उनके सियासी स्ट्रगल को देखकर। और फिर मैंने आपको दोबारा जो बहुत बड़ी बात बताई कि वो शख्स जो खुद सदर पाकिस्तान होते हुए पार्लियामेंट को सारे इख्तियारात दे दे, आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई गैर आईनी बात करेंगे? दूसरी बात ये भी है, देखिए 2013 में पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन था कि वो एक्सटेंड करा लेते, उन्होंने नहीं किया तो इलेक्शन हो गया अपने टाइम पे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बात नाज कह रही है इसमें बड़ा वजन है कि, तो इनका मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के या पीपल्स पार्टी के कुछ
कुछ लोगों के ये जो बयानात आ रहे हैं इनको ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए, इंसान होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो बयान कहा उसको समझना चाहिए, उनके बयान को सही मानों में समझने। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे समझाइएगा जरूर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा इंतखाबात तब होंगे जब मैं कराऊंगा और इकोनॉमी मैशत जो है उसको $100 बिलियन तक पहुंचाऊंगा, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने, और इन्होंने ठीक ठाक मीडिया के सामने लोगों के सामने कहा। उसमें बड़े लोग थे उस वक्त।